वेलकम टू द बीसीसी नॉलेज हब। जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़े, केमिकल रिएक्शंस के रासायनिक अभिक्रियाओं के क्या प्रकार होते हैं, जिसमें से हमने दो मेन टाइप्स पढ़े। आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया, और दूसरा होता है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। तो और भी टाइप्स के रिएक्शंस हैं, इस लेक्चर में हम आगे इसको पढ़ेंगे। तो आपका थर्ड नंबर पे आता है विस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपका क्रियाकलाप दिया हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको जो लोहे की कील लेना है और उसको रब करके पहले उसको क्लीन करना है। उसके बाद जो है उस लोहे की कील को आपको एक जो है विलियन में डुबोकर रखना है। वो किस चीज़ का विलियन है? कॉपर सल्फेट का। तो जब आप ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जैसे कि यहाँ पे आपके फिगर में ये चीज़ बनी हुई है, चित्र में ये चीज़ बनी हुई है, देखिए यहाँ पे आपका ये जो आपका लोहे की कील लिया गया है और ये आपका कॉपर सल्फेट का विलियन है, जो कि ब्लू कलर का दिखता है। तो जैसे ही आपने इस कील को इस विलियन में डुबो कर रखा, तो देखिए आपको क्या चेंजेस मिलते हैं। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया हुआ है, आपके सामने लिखी हुई है Fe के साथ, यानी आयरन के साथ, जिसको बोलते हैं, ये रिएक्शन आपकी हो गई Fe प्लस CuSO4, और आगे क्या बनता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है। एक और रिएक्शन नीचे लिखी हुई है Zn प्लस यानी जिंक कॉपर सल्फेट, और आगे क्या बना आपको ZnSO4 ओके प्लस Cu। कॉपर यहाँ पे आपको, जैसे कि मैंने पहली क्लासेस में बताया है कि S लिख दिया मतलब कि सॉलिड हो गया, Fe में क्या करना है, S लिख दिया तो सॉलिड हो गया, Aq लिख दिया मतलब कि एक्वस हो गया। ठीक है। और इसी प्रकार से जिंक भी देखिए यहाँ पे सॉलिड है, कॉपर भी नीचे सॉलिड है। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, लोहे की कील पर मैं आता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट पर भी मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको क्या इन दोनों रिएक्शन में कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही है? एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन। तो आपने क्या ध्यान दिया कि यहाँ पर जो हमारा आयरन है वो कहीं ना कहीं आके सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है, और वो FeSO4 बना रहा है, यानी फेरस सल्फेट बना रहा है, और कॉपर जो है वो अलग हो गया, यहाँ से हट गया। यानी पहले कॉपर हमारा किसके साथ था? सल्फेट के साथ था। अभी सल्फेट के साथ कौन है? आयरन है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट ये एक चीज़ और देखिए कि जिंक को देखते हैं। तो यहाँ पर नीचे वाला देखिए, ये कॉपर सल्फेट के साथ पहले कौन था? सॉरी, सल्फेट के साथ पहले कौन था? कॉपर था। अभी कौन है? यहाँ पे जिंक है। मतलब जिंक यहाँ से उठकर कहाँ गया? यहाँ गया। इसी प्रकार से आयरन भी यहाँ से उठकर यहाँ आ गया, और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया, यहाँ पे भी कॉपर अलग हो गया। तो इसको कहते हैं एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं इसको। ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दोनों में सिमिलर की विस्थापित हो रहा है। कौन विस्थापित हो रहा है? कॉपर विस्थापित हो रहा है। किससे हो रहा है? ऊपर के रिएक्शन में आप देखिए आयरन से हो रहा है, और नीचे के रिएक्शन में देखिए जिंक से हो रहा है। तो इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो जब लोहे की कील का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपका फिगर में बना हुआ है, देखिए इस फिगर में क्या हुआ है। इस फिगर में जो लोहे की कील आपने कहाँ पे रखी? कॉपर सल्फेट के विलियन में रखी, यानी सॉल्यूशन में रखी। उस लोहे की कील में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपर सल्फेट के विलियन के बाहर निकाली गई कील, जिसमें कि थोड़ा रस्टिंग दिख रही है या जंग लगा हुआ है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसका कलर भी ऊपर का चेंज होगा, इसके ऊपर एक लेयर सी आ गई। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो है रिएक्शन कर देता है आपका, चूंकि ये आयरन है, आपका लोहे की कील क्या है? ये आयरन है। आयरन किससे रिएक्शन कर रहा है? यहाँ पे आपको रिएक्शन में दिख रहा होगा, आयरन रिएक्शन किससे कर रहा है? SO4 के साथ बन रहा है, और फेरस सल्फेट बना रहा है। तो ये रिएक्शन होने की वजह से ही क्या होता है कि लोहे की कील का आपका जो है वो कलर जो है वो, या अपीयरेंस जो है वो चेंज हो जाती है, और उसके साथ साथ आपका कॉपर सल्फेट का जो विलियन है, ये जो विलियन है, इसका भी कलर जो है वो चेंज हो जाता है, मलिन पड़ जाता है। दूसरी ट्यूब जो है देखिए यहाँ इसके बगल में रखी हुई है, एक्चुअल में ये ट्यूब आपकी कंट्रोल थी। ठीक है। इसको कंट्रोल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि ऐसा जो हम कंपैरिजन के लिए हमने रखा हुआ है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी कॉपर सल्फेट का विलियन नहीं डाला, बट कील जो है इसमें भी डाली गई थी, और कील जो है वो इसमें भी डाली गई थी। तो चूँकि इसमें हमने कोई भी कॉपर सल्फेट का विलियन नहीं डाला है, इसमें कोई भी कॉपर सल्फेट का विलियन नहीं है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। ये वाली कील जो है इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए। बस यही है इस एक्सपेरिमेंट में। तो आप ये समझ गए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। एक एग्जाम्पल आपका नीचे और दिया हुआ है लेड के साथ। यहाँ पे देखिए लेड की रिएक्शन जब कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो उसमें भी यही सेम होता है।
PbCl2 बनता है और कॉपर बाहर हो जाता है, मतलब कि लेड जो है वो रिप्लेस कर देता है जो है और उस क्लोरीन उसको, और वो साथ में क्लोरीन की रिएक्शन कर लेता है, मींस कॉपर को रिप्लेस कर देता है। देखिए, तो अभी आते हैं, फिर से हम आगे बढ़ते हैं। इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न मैंने आपको बस स्टार्टिंग में ही बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एलिमेंट किसी एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन कब करता है, जैसे कोई एलिमेंट ए है और एलिमेंट बी से रिएक्शन करके ए बी कब बनाता है, ये डिसाइड होता है इनकी वैलेंस फैक्टर, वैलेंसी या इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, जो इनके इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, या इस तरह से जो भी इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एलिमेंट किससे रिएक्शन करेगा। मगर सपोज दैट ए प्लस बी बन के जो है ए बी बना रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कहीं हमारा इस प्रकार से हमने ए बी लिया है और प्लस सी है, और यहाँ पे क्या होता है कि ए सी प्लस बी बन गया। मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ए जो है यहाँ से सी के साथ रिएक्शन कर रहा है और बी जो है वो यहाँ से रिप्लेस हुआ। तो एक्चुअली में ये सब रिएक्शंस क्यों होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ आपका लास्ट में, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व हैं। क्रियाशील तत्व मतलब ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो इस केस में भी क्या हुआ कि जो आयरन है या जिंक है ये ज़्यादा रिएक्टिव है सल्फेट के साथ। ऐसा आप मान सकते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि हमें कोई खाने की चीज़ पसंद है, हमारी एक चीज़ नहीं पसंद हो सकता है हमें कि 2-3 चीज़ें पसंद हो, और हमें खाने में ऑफ़र हुआ पिज़्ज़ा, तो हमने पिज़्ज़ा खाने के लिए अच्छा बहुत हमारा मन है और हमने खाना स्टार्ट किया। बट अचानक से अगर सामने हमारे ऐसा कोई प्रोडक्ट आ गया, कोई ऐसा फूड आ गया जो हमको पिज़्ज़ा से ज़्यादा पसंद है, मान लीजिए बर्गर आ गया, तो हम क्या करेंगे कि हम उसको छोड़कर बर्गर खाना स्टार्ट कर देंगे। तो इट्स लाइक दैट। मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए कि क्या होता है कि कॉपर के साथ सल्फेट की रिएक्शन, कॉपर सल्फेट इज़ ओके, बट आयरन के साथ ज़्यादा अच्छा कंफर्टेबल फील करता है वो। तो जैसे ही उसके प्रॉक्सिमिटी में उस सॉल्यूशन में आयरन आ गया तो सल्फेट जो है वो किसको, कॉपर को छोड़ देता है और आयरन के साथ चला जाता है। सेम जो है इसके साथ होता है यहाँ पे कि सल्फेट जो है वो जिंक के साथ चला जाता है और कॉपर को छोड़ देता है। मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, आयरन और जिंक। ओके, समझ गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि ऊपर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन अभिक्रिया समझ गए हैं तो ये भी समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत इजी है और सिमिलर है। यहाँ पे आपको एक क्रियाकलाप भी इन्होंने दिया हुआ, देखिए क्रियाकलाप 1.10 में इसको हम आगे देखते हैं इसकी रिएक्शन क्या है और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें देखिए हम क्या चेंजेस होता है। तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं आपको सामने यहाँ पे रिएक्शन सामने लिखी हुई है, Na2SO4 ओके प्लस ये एक्वस है BaCl2 क्या बनाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे विस्थापन हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे Na जो है वो पहले सोडियम जो है सल्फेट के साथ था, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड के साथ है, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसी प्रकार से BaCl2 में Ba क्लोरीन के साथ था और Ba अब यहाँ पे यानी बेरियम यहाँ पे सल्फेट के साथ है। तो विस्थापन तो हुआ है मगर द्विविस्थापन हुआ यानी डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे सोडियम जो है वो डिस्प्लेस हो गया किसके साथ, क्लोरीन के साथ गया, और बेरियम जो है वो किसके साथ गया, सल्फेट के साथ हुआ। तो ये इंटरचेंज हो गए, ये क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। तो विस्थापन तो हुआ मगर कितना हुआ, 2 हुआ। तो इसको क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। ये क्लियर हो गया आपको। तो इस प्रकार से विस्थापन आप समझ गए क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रियाकलाप 1.2 क्या लिखा हुआ है। क्रियाकलाप 1.2 पर ध्यान दें, जिसमें लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों को मिश्रित किया गया था। ये बहुत शुरू के लेक्चर्स में मेरे था, आपने देखा होगा। तो इसमें आपसे 2-3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं आपको फिर से रिएक्शन एक बार याद दिला देता हूँ। वो वहाँ पे हमने क्या किया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था और साथ में जो है वो लेड नाइट्रेट लिया था। लेड नाइट्रेट को हम किस तरह लिखते हैं, PbNO3 और ब्रैकेट के बाद 2 लगाते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, साथ साथ आपका बनता है PbI2 लेड आयोडाइड, ठीक है। तो ये लेड आयोडाइड होता है, सॉलिड होता है। आपका जो Ki है पोटेशियम आयोडाइड है और PbNO3 यहाँ पे, ये दोनों चीज़ें हैं। तो देखिए इसकी रिएक्शन इससे हुई तो क्या बन गया, KNO3, मतलब पोटेशियम किसके साथ गया, NO3 के साथ,
और PbI2 मतलब लेड किसके साथ गया, आयोडाइड के साथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अच्छा एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पोटेशियम Pb यानी लेड के साथ क्यों नहीं चला गया, ये क्वेश्चन है। कभी भी मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। जैसे कि आपने जो हमने हाइड्रोलिसिस का एग्जांपल दिया था, जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाया था आपको, मैंने सेल का एक सेल पूरा मॉडल बना के बताया था बैटरी के साथ, उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। तो पोटेशियम और आयोडाइड जब भी अलग होते हैं तो ये प्लस के फॉर्म में होता है, ये माइनस के फॉर्म में होता है, एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरह से होता है। और जब लेड नाइट्रेट होता है तो यहाँ पे ये प्लस होता है, ठीक है, और नाइट्रेट जो है वो माइनस के फॉर्म में होता है। तो ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, और आगे आप इसको थोड़ा आगे क्लास में जाएंगे या आगे के चैप्टर से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसे लेड, पोटेशियम आपका मेटल है, मेटल हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स को त्याग देता है, छोड़ देता है, इसलिए प्लस का साइन आ जाता है। इसी तरह लेड में भी साइन इसीलिए आ जाता है, आप 9th क्लास में भी इसको आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इस तरह से रिएक्शन होती है। तो इसमें देखिए आपका पोटेशियम नाइट्रेट बना और लेड आयोडाइड बना। तो आपके क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अवक्षेप, पहला है कि किस रंग का था, क्या आप अवक्षेपित यौगिक का नाम बता सकते हैं। अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप बोलते हैं प्रेसिपिटेट को, किसको बोलते हैं, प्रेसिपिटेट, इसको बोलते हैं अवक्षेप। मतलब आपका सॉल्यूशन किसी भी रिएक्शन में नीचे जो आपको मिलता है, बॉटम में जो भी आपके जो भी यौगिक या एलिमेंट जो भी आपका बॉटम में रह जाता है उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेड आयोडाइड आपका मिला, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट किस रंग का था, यहाँ पे जो लेड आयोडाइड होता है आपका वो येलो यानी पीले कलर का होता है और वो सॉलिड होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया हमको। इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने पहले ही संतुलित करना सीखा है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जो है 2Ki लिख देंगे और यहाँ पे आप जो है लेड नाइट्रेट ऐसे रहने देंगे, यहाँ पे 2KNO3 आपको प्राप्त होता है। इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। और जैसे मैंने बैलेंस किया वैसे आप मत करिए, आपको मैंने स्टेप सिखाए थे, चरण सिखाए थे, जो कि आपके चैप्टर में ऑलरेडी हैं पहले के लेक्चर्स में। आप स्टेप वाइज पहले इसके और इसके सब के आप क्या करिए, आप एटम्स जितने भी हैं आप एक टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग उसको बैलेंस करिए। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए अपचयन, उपचयन और अपचयन पे। अपचयन और अपचयन जिसको हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट आपका देखिए बना हुआ है। इन्होंने क्या बोला कि एक आप जाली लीजिए जिसके ऊपर आपने एक प्याला रखा हुआ है, एक बाउल रखा हुआ है, इसमें आपने कॉपर का चूर्ण मतलब कॉपर का आपने पाउडर ले लिया और इसको हीट किया। हीट करने पे हम क्या देखते हैं कि कॉपर का जो ऊपर की लेयर होती है वो काली पड़ जाती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है ये काली पड़ जाती है। क्यों हो जाती है इसका देखिए रिएक्शन भी लिखा हुआ है, क्यों ये ऐसा होता है। तो बेसिकली क्या होता है आपका, जैसे कि आपका 2Cu लिखा हुआ है प्लस O2 लिखा हुआ है और क्या बना 2CuO, ओके, यानी कॉपर ऑक्साइड बना। तो जैसे कि आपने इसको हीट किया तो हुआ क्या, आपकी लेयर ऊपर की काली क्यों पड़ गई, क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है। ऑक्सीजन कहाँ से आ गई ये क्वेश्चन मत करिएगा, ऑक्सीजन एयर में है। तो कभी भी आप रिएक्शन कराते हो तो वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है आपके कॉपर से, और क्या बनाया आपको, कॉपर ऑक्साइड बनाया। तो ये रिएक्शन क्यों हुई, ये एक्चुअल में किसका एग्जाम्पल है, ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, उपचयन है अपचयन है, ये आपको भी क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है CuO प्लस H2 और क्या हो गया Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे आपने फिर से उस पर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस जो है प्रोवाइड की, मतलब सेम रिएक्शन में आपने जहाँ पे कॉपर की लेयर काली पड़ गई थी हीट करने पे, आपने वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डाल दिया। तो हाइड्रोजन डालने पे क्या देखा, वो जो कॉपर ऑक्साइड जो आपको बना था, जो यहाँ पे बना था, वापस से कॉपर और H2O में चेंज हो जाता है। मतलब जो कॉपर हमने शुरू में लिया था वो हमको वापस से प्राप्त हो गया यहाँ पे। तो इसको कह सकते हैं रिएक्शन रिवर्स हो गई, सेम रिएक्शन रिवर्स हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन की जब रिएक्शन हुई तो CuO मतलब कॉपर के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ गया, ये देखा आपने। तो जब भी किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन अटैच हो जाए या ऑक्सीजन जुड़ जाए किसी एलिमेंट के साथ, किसी कंपाउंड के साथ, अगर ऑक्सीजन लग गया इसका मतलब वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, यानी उसका ऑक्सीडेशन हो गया या उपचयन हो गया। समझ में आई बात। और जब भी अगर वहाँ से ऑक्सीजन निकल जाए कहीं से, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, तो वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि नीचे की रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड था
और H2 डालने पर वो क्या बन गया, कॉपर बन गया, और यहाँ पे H2O बन गया। तो ऐसे समझ लीजिए किसी भी रिएक्शन में अगर कॉपर निकल गया तो क्या हो गया, वो रेड्यूस हो गया। तो ऑक्सीजन निकल गया तो क्या, रेड्यूस हो गया। अब यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, और यहाँ पर H2O मतलब जो हमारा H2 था उसके साथ ऑक्सीजन लग गया तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, अब रिडक्शन के भी मैं एक डिफिनेशन बताता हूँ। नेक्स्ट उसमें देखेंगे हम कि उपचयन किसको कहते हैं या रिडक्शन किसको कहते हैं। तो आपका यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है जिसमें कि सेम रिएक्शन लिखी हुई है, और आपको इसमें दोनों ही चीज़ समझाया गया है। फिर से मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, CuO प्लस H2 हीट किया Cu प्लस H2O। तो यहाँ पे देखिए जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ये किस में चेंज हो गया, कॉपर में, और जो आपका हाइड्रोजन है ये किस में हो गया, H2O में। तो यानी कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, और हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गई, ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइज हो गया, मतलब कि ऑक्सीडेशन इसका हो गया, उपचयित हो गया। तो बेसिकली हम अगर बहुत ब्रॉड में समझे, एक दो रिएक्शन आपकी और लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, जिंक के साथ भी लिखी हुई है और मैग्नीज के साथ लिखी हुई है, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं, अगर फाइनली हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन क्या हो गया कि अगर किसी भी एलिमेंट यौगिक के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, ये ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। या कह सकते हैं कि इसमें अगर हाइड्रोजन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके साथ अगर हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाती है, मैंने हाइड्रोजन को H से लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, तब भी ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब कि ऑक्सीजन जुड़ जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब रिडक्शन देखते हैं, किसी एलिमेंट के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए, ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन लग गई तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। या कह दें कि अगर इसके साथ ऑक्सीजन थी और वो ऑक्सीजन यहाँ पे निकल गई, ये ऑक्सीजन निकल गई तो ये क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो समझ गए आप कि ऑक्सीडेशन में भी क्या होता है कि या तो ऑक्सीजन लग जाए, ये शर्त है, या हाइड्रोजन जो है वो निकल जाए, दोनों ही शर्तों में ऑक्सीडेशन होता है। रिडक्शन में क्या है, हाइड्रोजन लग जाए साथ में या ऑक्सीजन निकल जाए तो भी क्या होता है, रिडक्शन होता है। अभी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन में एक चीज़ ध्यान देंगे कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात, क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो मीन्स क्या है कि रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली कि दोनों ही प्रक्रियाएं एक साथ चलती हैं। यहाँ पे आपने देखा कि कॉपर जो है वो क्या हो रहा है, वो रेड्यूस हो रहा है, यहाँ पे देखिए, और ये क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों ही एक साथ हो रही है, यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो आप जितने भी एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है वो एक साथ होते हैं। ठीक है, एक ही रिएक्शन में एक साथ होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन या रिडॉक्स अभिक्रियाएं बोलते हैं। हम यहाँ पे भी देखेंगे पहले के एग्जाम्पल्स में, तो भी यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, नीचे देखेंगे ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिएट करके H2O बना रहा है। तो आप समझ गए रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए ऑक्सीडेशन, एक्चुअली ये मैंने N लिखना भूल गया। तो चलिए, हमने क्या इसमें देखा, अभी शुरू से हमने देखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, फिर ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ये हम समझ गए। अभी लास्ट हमारे एक दो पॉइंट और बचे हुए हैं। एक देखिए यहाँ क्रियाकलाप भी लिखा हुआ आपका 1.1, ये क्रियाकलाप जो है आप खुद से करने की कोशिश करिए। आप जाइए देखिए, हमने मैग्नीशियम रबर की बात किया था, जहाँ पे आप मैग्नीशियम रबर को बर्न करते हैं उसमें क्या चेंजेस होते हैं। अब आपको ऑक्सीडेशन रिएक्शन समझ गया है तो आप समझ जाएंगे कि वो रिएक्शन कैसी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपने दैनिक जीवन में अपचयन और उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है क्या। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है संक्षारण और दूसरा लिखा हुआ है विकृत गंधिता। देखिए इंग्लिश में टर्मिनोलॉजी याद करने की कोशिश करिए, कभी कभी हमको चीज़ें मालूम होती है और इतना टफ हिंदी लिखा होता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में वो है क्या। संक्षारण को हम कहते हैं कोरोजन, या आपके नारो लैंग्वेज में बोलें जिसको हम बोलते हैं जंग लग जाना। ठीक है, जंग लग जाना तो आपको पता होगा।
संक्षारक प्रलय सुना आपने। तो जंग लग जाना मतलब लोहा वगैरह मेटल्स जो है, आपने देखा होगा आपके घरों में जो खिड़कियां हैं लोहे की, दरवाजे हैं या कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही वो पानी उस पर पड़ जाता है या ज़्यादा नमी है हवा में, तो वो चीज़ें रस्टिंग होने लगती है, जंग लग जाता है और वहाँ से उसका संक्षारण होने लगता है। तो बेसिकली ये क्यों होता है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो हमेशा ये क्यों होता है, अब आप समझ जाएंगे इसको कि इसमें रिएक्शन होती है किसकी, ऑक्सीडेशन की। किसकी, ऑक्सीडेशन। मतलब कि आपका जो आयरन है, जो आपका लोहा है, वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, इसलिए आपका लोहा जो है वो वहाँ से ख़राब होने लगता है। जैसे कि ढांचे, पुल के लोहे की रेलिंग, जहाज, ये एग्जाम्पल्स भी आपके दिए हुए हैं जिसमें ये बेसिकली होता है। तो आप जब आगे पढ़ेंगे तो चैप्टर 3 में इसको और अच्छे से समझ पाएंगे, हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट है देखिए विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का नाम थोड़ा टफ लग रहा है पढ़ के, एक्चुअली इसको रेंसिडिफिकेशन बोलते हैं। ये भी बहुत नॉर्मल है आपकी लाइफ में, अगर आपने कभी ध्यान दिया, आपके घर पे ऑयल आता है, तेल आता है या घी आता है, तो आपको कभी कभी घी बहुत लंबे टाइम तक आप रख दीजिए तो आपको एक अजीब सी स्मेल उसमें से आने लगती है, एक स्ट्रेंज स्मेल आने लगती है। आप कभी कभी ऐसा भी बोलते हैं कि ख़राब हो गया। तो एक्चुअली क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है, घी का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कभी भी जो हमारा फैट होता है वो कभी भी ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन हो गया या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया तो क्या होता है, वहाँ पे बहुत शॉर्ट चेन जो है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके सिलेबस में इतना नहीं है, शॉर्ट चेन जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो बना देता है। तो ये शॉर्ट चेन जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स है, एक्चुअली में यही रीज़न होते हैं उस फैट की बैड स्मेल का। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो शॉर्ट चेन होते हैं, इसकी बहुत बैड स्मेल होती है, ठीक है, रेंसिड स्मेल होती है, जिस वजह से ये स्मेल ऐसी आती है। तो उसके लिए क्या हमें करना चाहिए कि हमें डब्बों वगैरह या घी के डब्बों को हमेशा पैक करके बंद करके अच्छे से रखना चाहिए, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए, तो इसलिए वो ख़राब नहीं होंगे जल्दी, ठीक है, ये समझ गया। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फैट का। नेक्स्ट आप लोहे वगैरह भी है, तो अगर आप इसीलिए उस पर पेंट किया जाता है, क्योंकि पेंट करने पे क्या होता है कि फिर वो लोहा बाहरी जो वातावरण है यानी ऑक्सीजन उसके संपर्क में नहीं आता है, जिस वजह से वो लोहे की लाइफ या मेटल की लाइफ वो बढ़ जाती है। तो ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लिया। तो शुरू से हम देखते हैं, तो हमने केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे होती है, इसको कैसे लिखते हैं, क्या तरीके होते हैं, क्यों केमिकल रिएक्शंस कोई होती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको बैलेंस कैसे करते हैं, फिर इसके टाइप्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के हमने सब पढ़ लिए इसमें, और अंत में हमने कुछ एक दो नॉर्मल लाइफ में जो एग्जाम्पल्स हैं उसको भी देखा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का क्या एग्जाम्पल्स होता है। और अभी आपका ये प्रैक्टिस है कि आप खुद भी कोशिश करिए कि आप अपने नॉर्मल लाइफ में इसको कोशिश करिए कि आप भी कुछ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन के एग्जांपल्स निकाल सकते हैं क्या, तो आप उसको एक पेपर पे लिखिए, तो आपको चीज़ें और समझ में आएंगी। तो यहाँ से हमारा लेसन खत्म होता है। नेक्स्ट लेसन में हम अपनी जो अभ्यास है, जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस है, उसको करेंगे, देखेंगे जो हमने पढ़ा है कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, या आप भी अपने से कोशिश तब तक करिए कि अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो उसको एक बार पढ़िए, अगर नहीं भी आता है उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए, फिर से आप अपनी बुक को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए।